दोस्तों, आप पैसे से पैसा कमाएंगे या फिर सब कुछ गवा देंगे, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो पैसा है वो कैसा है, आपके प्रॉफिट का या फिर कर्जे का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के राइज एंड फॉल के बारे में जिसने नए आजाद भारत को कलर टीवी दिया और साथ ही साथ में एक टाइम पे वो इंडिया की सबसे बड़ी होम अप्लायंसेस कंपनी थी। और दोस्तों, उस कंपनी का नाम है वीडियोकॉन। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वीडियोकॉन एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो इंडिया के अंदर सबसे पहला कलर टीवी लेकर आई थी। इसके अलावा वो एक टाइम पे सबसे टॉप की होम अप्लायंसेस कंपनी भी थी। लोग वीडियोकॉन के नाम पे ट्रस्ट करते थे, वीडियोकॉन का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, वीडियोकॉन के जो फाउंडर्स थे उनका सिर्फ वीडियोकॉन का ही बिजनेस नहीं था, उनके और भी बिजनेस थे। जैसे उनका खुद की शुगर मिल थी, इसके अलावा उनका ऑयल एंड गैस का बिजनेस भी था। वो महीने का करोड़ों रुपए कमाते थे। फिर अचानक से खबर आई कि वीडियोकॉन बैंकरप्ट हो गया। देखते ही देखते वीडियोकॉन के सारे शोरूम बंद होने लगे, लोगों का उन पे से भरोसा हटने लगा। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी कंपनी अचानक से मार्केट से गायब हो गई, जानेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1955 से, जब भारत को आजाद हुए कुछ ही साल हुए थे। नंदलाल माधवलाल धूत नाम के बिजनेसमैन ने अपनी एक शुगर मिल शुरू की और उनका यह बिजनेस अच्छा खासा चला। नंदलाल धूत के 3 बेटे थे, वेणुगोपाल, राजकुमार और प्रदीप कुमार। अब जब उनके बेटे बड़े होने लग गए तो उन्होंने अपने तीनों बेटों के साथ मिलकर 1986 में एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा अधिगम ट्रेडिंग, जो कि पेपर ट्यूब की कंपनी थी। लेकिन 1991 में उसका नाम चेंज करके रख दिया गया वीडियोकॉन। अब ये क्यों रखा, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। बता दूं कि उस वक्त भारत को आजाद होकर ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसलिए टेक्नोलॉजी भी काफी पीछे थी। अगर बात करें टीवी की, तो इंडिया में टीवी तो थी पर ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट थी। अब ऐसे में जिसको भी कलर टीवी चाहिए होती थी, वो लोग विदेशी कंपनी से कलर टीवी मंगाते थे, जो कि काफी महंगी हुआ करती थी और हर कोई उस टीवी का प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता था। सो ऐसे में नंदलाल धूत के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने देश में ही कलर टीवी बनाया जाए, जिससे जो लोग भी कलर टीवी खरीदना चाहें वो सस्ते में खरीद पाए। और क्योंकि कॉम्पिटिटर ज्यादा नहीं है तो मार्केट में मोनोपोली भी बनी रहेगी। सो ऐसा सोचकर उन्होंने कलर टीवी बनाने का लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई किया और उन्हें लाइसेंस मिल भी गया और कंपनी का नाम रखा वीडियोकॉन। वीडियो वर्ड कहीं ना कहीं मैच ही कर रहा था, जिससे लोग आसानी से समझ सकते थे कि ये विजुअल रिलेटेड किसी चीज की कंपनी होगी। अब ये कंपनी कलर टीवी बनाने लगी। नंदलाल धूत का ये सपना था कि हर साल वो कम से कम 1 लाख टीवी बनाए और बेचे, और उनका ये सपना पूरा किया उनके बेटे वेणुगोपाल धूत ने। अब देखते ही देखते वीडियोकॉन कलर टीवी का लीडिंग ब्रांड बन गया और इस कंपनी की इकोनॉमी में तेजी से ग्रोथ होने लगी। और दोस्तों, उसके बाद में वीडियोकॉन ने धीरे धीरे होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरिंग का काम भी चालू कर दिया, जैसे कि एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह वगैरह। और ये चीजें भी लोगों को काफी पसंद आई क्योंकि वीडियोकॉन लोगों को सस्ता, अच्छा और टिकाऊ सामान गारंटी के साथ दे रहा था, जिसकी वजह से देखते ही देखते वीडियोकॉन इंडिया का नंबर 1 होम अप्लायंसेस ब्रांड बन गया। अब होम अप्लायंसेस के बाद वीडियोकॉन ने दूसरे बिजनेस में भी इन्वेस्ट करने का प्लान किया। उस वक्त ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस काफी तेजी से बढ़ रहा था। सो ऐसे में वेणुगोपाल धूत ने 1994 में ऑयल एंड गैस में इन्वेस्ट करने का प्लान किया। अब क्योंकि गैस एंड ऑयल में बिजनेस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, सो वीडियोकॉन कंपनी ने बैंक से लगभग 23,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज लिया, जिसके बारे में हम मिडिल क्लास लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि वो एक सक्सेसफुल ब्रांड था और नया बिजनेस शुरू करने जा रहा था, तो बैंक ने खुशी खुशी अच्छा खासा अमाउंट लोन के तौर पे दे दिया। जिसके बाद वीडियोकॉन ऑयल एंड गैस के सेक्टर में अलग अलग देशों में सक्सेसफुली एंटर कर गया, जैसे कि ब्राजील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ईस्ट टिमोर। और भाग्य से उनका ये बिजनेस भी काफी सक्सेसफुल रहा। अब इस ऑयल एंड गैस के बिजनेस पे वो अपने होम अप्लायंसेस के बिजनेस से भी कई ज्यादा ध्यान देने लगे, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने होम अप्लायंसेस के बिजनेस को ऑयल एंड गैस के बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। कई जगह तो वेणुगोपाल धूत ये कहते हुए भी नजर आते थे कि वीडियोकॉन 80% ऑयल एंड गैस की कंपनी है। हालांकि दोनों ही बिजनेस में सक्सेस के बाद में उन्होंने और भी कई सेक्टर्स में अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का प्लान किया और 2005 आते आते रिटेल, पावर, D2H, इंश्योरेंस, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग और भी कई सेक्टर्स में सक्सेसफुली एंटर कर गए, जिसके लिए बैंक से ढेर सारा लोन लिया गया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके वीडियोकॉन ने कई बड़ी बड़ी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी को खरीद लिया। जैसे कि 2005 में 500 करोड़ रुपए देके इलेक्ट्रोलक्स को खरीदा, 2006 में 500 करोड़ रुपए देके एक और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को खरीदा, 2007 में लगभग 200 करोड़ रुपए देके नेक्स्ट रिटेल इंडिया कंपनी को खरीदा और ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज को खरीदा, जिससे इन्हें कई बने बनाए वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड मिल गए, कस्टमर मिल गए और उनके एम्प्लॉयज भी मिल गए, जिसकी वजह से साल 2008 तक वीडियोकॉन कंपनी हर साल 800 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट अर्न करने लगी। यानी कि दोस्तों, इनका बिजनेस मार्केट में काफी अच्छे से रन हो रहा था। दोस्तों, उस वक्त तक एंड्रॉइड फोन्स और मोबाइल फोन्स का लोगों में एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा था। सो वीडियोकॉन ने सोचा क्यों ना अब टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट किया जाए। और दोस्तों, वीडियोकॉन कंपनी ऑलरेडी एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी, तो उन्हें आसानी से टेलीकॉम का भी लाइसेंस मिल गया, जिससे वो 18 सर्कल्स में अपना टेलीकॉम बिजनेस कर सकती थी। और 2009 आते आते वीडियोकॉन ने अपना खुद का एक एंड्रॉइड फोन
भी लॉन्च किया और 2011 में उन्होंने बेस्ट क्वालिटी के 7 एंड्रॉइड फोन के साथ साथ 0 पैसा पर सेकंड वाले बंडल सिम कार्ड भी लॉन्च किए। अब क्योंकि उस वक्त कॉलिंग और इंटरनेट दोनों के लिए टेलीकॉम कंपनीज अच्छा खासा चार्ज लेती थी और मिनट के हिसाब से बिल बनता था, सो वीडियोकॉन का ये कॉन्सेप्ट हर किसी को पसंद आया और लोगों ने ये फोन और सिम भारी मात्रा में खरीदा। लेकिन 2012 में 2G स्पेक्ट्रम की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 122 टेलीकॉम कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया था, जिसमें से वीडियोकॉन भी शामिल थी, जिसके बाद वीडियोकॉन को लगभग 600 करोड़ रुपए का लॉस झेलना पड़ा। हालांकि जब स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो वीडियोकॉन को वापस 6 लाइसेंस पर जीत मिली। इन लोगों ने 6 सर्कल्स में अपना काम फिर से शुरू किया। लेकिन दूसरी तरफ रेड टेप की वजह से 2013-2014 में क्रूड ऑयल का प्राइस मार्केट में तेजी से गिरने लगा, जिसकी वजह से वीडियोकॉन को एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिल पा रहा था। और उसके बाद में 2015-2016 में वीडियोकॉन ने अपनी फ्लैगशिप के 2 स्मार्टफोन लॉन्च किए, जिनका नाम था वीडियोकॉन इन्फिनियन Z51 प्लस और वीडियोकॉन क्यूब 3 V50-290। और तभी 2016 में पूरी इंडिया में नोटबंदी का फरमान सुना दिया गया, जिसके बाद उनका होम अप्लायंसेस का बिजनेस बुरी तरीके से ठप पड़ चुका था, जिसका सीधा असर वीडियोकॉन के फाइनेंस पे पड़ रहा था। जिसके बाद में वीडियोकॉन को कहीं से भी अपना इन्वेस्टमेंट रिटर्न आते हुए नजर नहीं आ रहा था और एक के बाद एक झटके लगने शुरू हो गए थे। वीडियोकॉन बैंक का लोन चुकाने में नाकामयाब हो रहा था और बैंक्स भी उन पर दबाव बना रहा था कि वो उनका कर्जा वापस चुका दे। तो ऐसे में उनके पास कुछ असेट्स बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो सबसे पहले उन्होंने D2H के बिजनेस को डिश टीवी को बेच दिया। उसके बाद में ऑयल एंड गैस सेक्टर के भी कुछ ओनरशिप को उन्हें बेचना पड़ा। इसके अलावा उन्हें अपना टेलीकॉम का बिजनेस भी एयरटेल को बेचना पड़ा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनका कर्जा कम नहीं हुआ और अगस्त 2017 में आरबीआई ने डिफॉल्टर की लिस्ट निकाली, जिसमें वीडियोकॉन का भी नाम शामिल था। और उन सारी डिफॉल्टर कंपनीज को दिसंबर 2017 तक बैंक के साथ मिलकर रेजोल्यूशन प्लान करना था, यानी कि वो अपने डेट के पैसे कैसे चुकाएंगे, इसके बारे में बैंक के साथ बात करने का आदेश दिया गया था। साथ ही ये भी हिदायत दी गई थी, अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उन्हें NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया जाएगा, जिसके बाद में बैंक कंपनी के सारे एसेट्स बेचकर अपना कर्जा वसूल कर लेगी। लेकिन वीडियोकॉन ने इसके बाद भी कोई रेजोल्यूशन नहीं निकाला, जिसके बाद बैंक्रप्सी का प्रोसेस चालू हो गया, जिसकी वजह से वीडियोकॉन का शेयर 250 रुपए से 20 रुपए पे आ गया। जिस वीडियोकॉन का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ सालों पहले तक 15,000 करोड़ रुपए का था, अब वो 600 करोड़ रुपए पे आ गया। साथ ही वीडियोकॉन को बैंक्रप्सी के अलावा एक और झटका लगा, वो था ICICI बैंक घोटाला। दरअसल खबर यह आई कि 2018 में वीडियोकॉन ने ICICI बैंक से गलत तरीके से 1875 करोड़ का लोन लिया था। दोस्तों हुआ यह था कि उस वक्त ICICI बैंक के CEO चंदा कोचर, उन्होंने वीडियोकॉन को बैंकों के नियम के मुताबिक नहीं बल्कि इस बेसिस पे लोन प्रोवाइड करवाया था कि चंदा कोचर के हस्बैंड की कंपनी में वीडियोकॉन इन्वेस्ट करने वाला था। जिसके बाद ICICI बैंक ने चंदा कोचर के हस्बैंड दीपक कोचर और वीडियोकॉन पर केस फाइल कर दिया। मतलब अब वीडियोकॉन के पास गंवाने के लिए ना तो पैसे बचे थे और ना ही इज्जत, क्योंकि लगभग 90,000 करोड़ रुपए की तो उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की थी, जो वीडियोकॉन के 54 कर्जदाताओं के लिए था, जिसमें से 34 बैंक शामिल थे और बाकी के सप्लायर और ऑपरेशनल क्रेडिट थे। और बैंक से गलत तरीके से लोन लेने और बैंक और सिस्टम को गुमराह करने का केस भी फाइल किया गया। और इस तरह इंडिया की पहली रंगीन टीवी देने वाली कंपनी वीडियोकॉन अर्श से फर्श पे आ गिरी और आज भी इस कंपनी पे केस चल रहा है। हालांकि इस बैंक्रप्सी के लिए वीडियोकॉन ने 3 चीजों को जिम्मेदार ठहराया। सबसे पहला नोटबंदी, जिसकी वजह से होम अप्लायंसेस का जो बिजनेस था उस पर बहुत ही बुरा असर हुआ। दूसरा, ब्राजील में गैस एंड ऑयल बिजनेस करने के लिए रेड टेप प्रोसेस शुरू कर दिया गया था, जिसका मतलब यह होता है कि कोई भी बिजनेस करने के लिए ढेर सारे डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, जिसकी वजह से उनका ऑयल एंड गैस का बिजनेस कुछ टाइम के लिए बिल्कुल रुक ही गया। साथ ही ऑयल एंड गैस के दामों में तेजी से गिरावट देखने को मिलने लगी। तीसरा और आखिरी कारण था सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस रद्द कर देना, जिसकी वजह से वीडियोकॉन को अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वीडियोकॉन के बैंक्रप्सी के पीछे जिम्मेदार कौन है? उनकी परिस्थितियां, या फिर एक के बाद एक कर्जा लेकर नए नए सेक्टर्स में पैसे इन्वेस्ट करना, या फिर एक कर्जा खत्म ना करने से पहले दूसरे कर्जे को लेना? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंगली वीडियोकॉन ने वो कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से उनको बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो दबा के शेयर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ।